हेलो गाइज, कैसा आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेटर नंबर 1 पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस की बुक क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 एसिड बेसेज एंड साल्ट। ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर पीछे जाकर पार्ट 1 को देख लीजिए। अगर आप पिछले पार्ट को नहीं देखेंगे तो वीडियो पूरी तरीके से समझ में आपको नहीं आएगी और चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो पिछली बार हम लोग टर्मेरिक के यहाँ पे हमने वीडियो को यहीं पे एंड कर दिया था। टर्मेरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर यहाँ से। तो आज इस समय से मैं चाइना रोज एज इंडिकेटर के यहाँ से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर है एक्टिविटी 4.3 कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल एंड प्लेस देम इन अ बीकर। कुछ गुड़हल के फूल के ऊपर के पत्तों को लीजिए, यानी कि पत्तों के नहीं, उसके ऊपर के गुड़हल के फूल के लाल वाला ऊपर का भाग होता है ना, कलियों को, उसको क्या कीजिए, एक किसी पात्र में रख दीजिए। एड सम वार्म वाटर, उसके अंदर कुछ गर्म पानी मिलाइए। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। उसके मिश्रण को, पानी और गर्म पानी और गुड़हल के फूल के मिश्रण को तब तक रखिए पानी में जब तक कि पानी पूरा रंग में परिवर्तित न हो जाए, पानी रंगीन न हो जाए। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। उस रंगीन पानी का इस्तेमाल इंडिकेटर के रूप में कीजिए। इंडिकेटर जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये अपने कलर को चेंज करके बता देते हैं किसी सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशंस गिवन इन टेबल 4.4। टेबल 4.4 ये है सब। शैम्पू, लेमन जूस, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, ये सभी सॉल्यूशंस दिखा है। शैम्पू का सॉल्यूशन, नींबू का जूस, सोडा पानी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, सिरका विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल और कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, जो नमक हम लोग अपने घरों में भोजन को पकाने में इस्तेमाल करते हैं, उसका एक सॉल्यूशन घोल बनाकर इस इंडिकेटर से इन सबको टेस्ट करना है। तो इन सभी इंडिकेटर का 5 बूंद आप लीजिए, ड्रॉपर की मदद से इन सभी सॉल्यूशन में डालिए ज़रा, जो कि टेबल 4.4 में हमें बताए गए हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। आपने ये सभी सॉल्यूशन जो देखें, इसमें से कोई एसिडिक होगा, जैसे कि लेमन जूस बेसिक हो गया होगा, सोडा वाटर, और न्यूट्रल होंगे कुछ, जैसे कि कॉमन साल्ट सॉल्यूशन। तो इनमें से इस इंडिकेटर का जो आपने गुड़हल के फूल से बनाया, इन सभी चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ा। एसिड के साथ आपने मिलाया जब एसिड के साथ, तो इसका कलर कौन सा हुआ, बेस के साथ मिलाया तब कौन सा इसका कलर इसने दिया, और न्यूट्रल के साथ मिलाया तब कौन सा कलर चेंज देखने को मिला। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। चाइना रोज, इसी गुड़हल के फूल को कहते हैं, ये उसका बना इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं, यानी कि अम्लीय घोल जिसके अंदर अम्ल पाया जाता है, उनको मजेंटा कलर में, यानी कि गाढ़े गुलाबी रंग में बदल देता है। और एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, और जिन सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होता है, मूल, तो उसको हरे रंग में परिवर्तित कर देता है। ये बूझो यहाँ बता रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। बूझो ने पूछा कि जब मैं बेकिंग सोडा जो सॉलिड रूप से आता है उसको लिटमस पेपर पर रगड़ रहा था तो मुझे कोई चेंज देखने को नहीं मिला, जबकि उसको चेंज देखने को मिलना चाहिए। उसने पूछा ऐसा क्यों होता है, तो पहले ने बताया मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ड्राई। अगर हमें किसी चीज़ का
नेचर पता करना है तो पहले उसका सॉल्यूशन को बनाना पड़ेगा, तब सॉल्यूशन के साथ हम लोग इसके रिएक्ट करवाएंगे। तो पहली ब्रॉड द फॉलोइंग, पहली रिडल फॉर यू। पहली ने ये एक पहली लाया, कॉफ़ी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट। कॉफ़ी क्या होती है? भूरे रंग की होती है और स्वाद में थोड़ा कड़वी होती है। इज इट एन एसिड और बेस? ये एक अम्ल है या फिर मूल है? डोंट गिव द आंसर विथआउट एनी टेस्ट। अगर जब तक आप इसको चखोगे नहीं तब तक आप इसका उत्तर नहीं दे पाओगे। यू आर इन द डार्क विथ इट्स टेस्ट। अगर आप इसको चख लो तो आपको तभी भी समझ में नहीं आएगा ये है क्या। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट्स में लिखिए कि बीटर चीज़ें, कॉफ़ी क्या होती है? बीटर होती है। तो बीटर एसिड में गिना जाता है कि बेस में गिना जाता है? एक्टिविटी 4.4 द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नर्वी स्कूल। तो टीचर से आप लोग ये सिफारिश कीजिए अपने शिक्षक से कि ये इन जो सॉल्यूशन दिएगा इनको कहीं से लाकर इनका एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट माने हल्का सॉल्यूशन, हल्का घोल आप लोगों को दे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया, नाइट्रिक एसिड का हो गया, एसिटिक एसिड का हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको लाइम वाटर यानी कि चूना पानी भी बोलते हैं, इसका हो गया। इन सब का डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि किसी सॉल्यूशन के प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग डाइल्यूशन प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये सब सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको पता ही होगा जो काफ़ी ख़तरनाक होता है, और इसको काफ़ी डाइल्यूट फॉर्म में लिया जाए तो ये इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो ये सभी एसिड हैं टेबल 4.5 में। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी को मान लीजिए इसका लिटमस पेपर पर कौन सा इफेक्ट पड़ा, यानी कि इसने लिटमस पेपर के साथ इसका रिएक्शन करवाने पे इसने कौन सा रंग दिया। और टर्मेरिक पेपर जो आपने हल्दी का पेपर पे हल्दी का सॉल्यूशन पोत के आपने टर्मेरिक पेपर वाला इंडिकेटर इस्तेमाल किया था पिछले एक्टिविटीज़ में, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। और जो चाइना रोज गुड़हल के फूल का आपने इंडिकेटर जो तैयार किया उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है। अगर ये इसने जो कलर चेंज दिया लिटमस पेपर पे तो उस कलर को आपको लिखना है। टर्मेरिक पेपर पे इसने कौन सा कलर दिया तो उसको यहाँ पे टर्मेरिक वाले सेक्शन में लिखना है। और चाइना रोज सॉल्यूशन में इसने जो कलर चेंज दिया आपको उसको जो कलर इसने दिया उसको वहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या तुम्हें एसिड रेन नाम का तुमने कभी ऐसा शब्द सुना है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? क्या तुमने इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में कभी सुना है? एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि इसका नाम दर्शाता है, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन। एसिड रेन उसको कहते हैं अम्लीय वर्षा। एसिड मिस अम्ल, रेन मिस वर्षा, तो अम्लीय वर्षा कहा जाएगा। तो एसिड रेन उसको कहते हैं जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अम्ल पाया जाता हो। जो बारिश होती है ऊपर से, अगर उसके अंदर ज़्यादा अम्ल पाया जाता हो यानी कि उसका नेचर एसिडिक हो काफ़ी इंटेंस फॉर्म में, तो उसको एसिड रेन कहा जाता है। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? इस वर्षा में ये सभी एसिड आते कहाँ से हैं? The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. ये वर्षा, इसका नेचर एसिडिक क्यों हो जाता है? इसका प्रवृत्ति अम्लीय क्यों हो जाती है? अम्ल में इसके अंदर अम्ल कैसे मिल जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि हवा में प्रदूषण फैलाते हैं, ये सभी गैस जो ऊपर जाते हैं नीचे से, वे सब ऊपर से बारिश की गिरती बूंदों में क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं और कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रूप धारण कर लेते हैं। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स।
एसिड रेन ये पौधों और जानवरों को छोड़कर इमारतों को भी और ऐतिहासिक चीज़ों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। कासन यहाँ पे चेतावनी दी गई है। ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसेज बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। अगर आप लोग लेबोरेटरी में से निकाल कर किसी एसिड को पकड़िए तो ज़रा सावधानीपूर्वक पकड़िए, क्योंकि अगर ये आपकी स्किन पे गिर गया तो ये आपको स्किन को डैमेज कर सकता है और प्रकार के कितने इसके हानिकारक प्रभाव आपके ऊपर हो सकते हैं। Demonstrate the effect of the three indicators on each of the solutions. Record your observation in table 4.5। जैसा कि मैंने आपको टेबल 4.5 में बताया था कि सभी एसिड को आपको इन सभी तीनों इंडिकेटर्स पे जो आपने बनाया इन पे टेस्ट करके ऑब्जर्वेशन को लिखना है कि उसने कौन सा कलर चेंज देखने को मिला। यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। न्यूट्रल, we have learned that acid turns blue litmus red and bases turn red litmus blue। तो हमने ये जाना कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में परिवर्तित कर देते हैं और बेस होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, उसका कलर ब्लू कर देते हैं रेड लिटमस का। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ बेस। पर चलो अब देखते हैं कि क्या होगा अगर एसिड को सीधे बेस के साथ मिला दिया जाए। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोप्थेलिन। हम लोग इस समय एक ऐसा इंडिकेटर इस्तेमाल करने वाले हैं जो तुमने अभी कभी नहीं किया है। इट इज़ कॉल्ड फिनोप्थेलिन, इसको फिनोप्थेलिन कहते हैं। एक्टिविटी 4.5 के लिए एक्टिविटी 4.5 की तरफ बढ़ते हैं। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। ये आपके शिक्षक के लिए कि आपका शिक्षक इसको आपको अपने कक्षा में दिखाए। फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक टेस्ट ट्यूब को लेना है, उसका 1/4 हिस्सा क्या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिल करना है। नोट डाउन इट्स कलर, इसके रंग को ज़रा ध्यान से देख लेना है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन आल्सो। जो फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन इस्तेमाल करने जा रहे हैं आप उसका रंग भी आपको देख लेना है। एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। उस फिनोप्थेलिन इंडिकेटर को क्या करना है, उस एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 2-3 ड्रॉप 2-3 बूंद डालना है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब ज़रा हल्के से या धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब को हिलाइए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड। क्या आप एसिड के रंग में कोई परिवर्तन देखने को पाते हैं। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। एसिडिक सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ज़रा एक बूंद ड्रॉपर की मदद से डालिए। स्टीर द ट्यूब जेंटली, और ट्यूब को ज़रा हिलाइए। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या उस घोल के रंग में कोई परिवर्तन देखने को मिला। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टीरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बूंद भर डालते रहिए जब तक उसके टेस्ट ट्यूब का अंदर का घोल का सॉल्यूशन का कलर पीला गुलाबी नहीं दिखने लगे, पिंक कलर का वो उसके अंदर का सॉल्यूशन का कलर पिंक ना हो जाए। नाउ एड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और बूंद डालिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आप क्या देखने को पाते हैं। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। अब उस घोल का रंग जो गुलाबी था पहले, अब वो फिर बिना किसी रंग का हो गया, रंगहीन हो गया। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फिर उसमें एक बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एक बूंद डालिए। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर। फिर क्या उसके रंग में कोई परिवर्तन देखने को मिला।
द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। अब उस घोल का रंग फिर गुलाबी रंग का हो गया। इट इज एविडेंट डेट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक। अब यह प्रमाणित हो गया कि जब क्या हो, सॉल्यूशन यानी कि घोल बेसिक हो। फिनोप्थलीन गिव्स अ पिंक कलर। फिनोप्थलीन गुलाबी रंग देता है। इसका मतलब अगर फिनोप्थलीन को किसी बेसिक सॉल्यूशन से मिलाया जाए तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। ऑन द अदर एंड, और दूसरी ओर, व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। और जब वही घोल उसका नेचर एसिडिक हो, वह उसके अंदर अम्ल हो, ये क्या, कोई कलर नहीं देता, ये रंगहीन हो जाता है। यानी कि फिनोप्थलीन का आपने कलर तो ऑब्जर्व किया जब इसको आपने इस्तेमाल करना पहले देखा था, तो जब एसिड के साथ मिलाया गया तो ये इसका कलर ख़त्म हो गया, और जब बेस के साथ मिलाया गया तो ये गाढ़ा गुलाबी रंग का हो गया। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये एसिड और इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर से बेस ड्रॉपर की मदद से डाला गया और इसको हिलाया गया है, तो एसिड इंडिकेटर मिलाएगा तो कलरलेस हो गया, पर अगर उसी के अंदर बेस मिला दिया गया तो ये गुलाबी रंग का हो गया। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. जब कोई एसिडिक सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन का प्रवृत्ति अम्लीय हो, उसका नेचर एसिडिक हो, उसको किसी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर मिलाया जाए तो वे दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं, एक तरीके से सामान्य कर देते हैं। न्यूट्रल में सामान्य। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन सुटेबल अमाउंट्स, जब किसी एसिड का सॉल्यूशन को और बेस का सॉल्यूशन को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। उन दोनों एसिड के अंदर का एसिडिक नेचर और बेस के अंदर का बेसिक नेचर ख़त्म हो जाता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नेदर एसिडिक नॉर बेसिक, और उसके बाद जो घोल निकल के सामने आता है, जो घोल बनता है इन दोनों को मिलाने के बाद बराबर मात्रा में अगर इनको मिला जाए तो जो घोल बनता है वह ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक। उसका अगर नेचर देखा जाए तो ना एसिडिक निकलेगा ना बेसिक निकलेगा, और उसका इंडिकेटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब को क्या कीजिए, न्यूट्रलाइजेशन जब प्रोसेस हो गया हो तो तुरंत ज़रा उसको छूइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या पाते हैं? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसके अंदर से गर्मी निकलती है, और इवॉल्व यानी कि गर्मी उसके अंदर से निकलती है, संचालित होती है अपने आसपास के सराउंडिंग में। द इवॉल्व हीट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, और वह जो रिएक्शन का के बाद का मिक्सचर जो निकल के आता है, यही हीट उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद एक नए प्रकार का तत्व बनता है, जैसे इज कॉल्ड साल्ट। इसको नमक कहते हैं। अब ये नहीं कि आप एडिबल साल्ट, इसको समझ लीजिए। साल्ट कई प्रकार के होते हैं, पर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको कॉमन साल्ट कहते हैं। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। साल्ट नमक, इसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। थस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। तब न्यूट्रलाइजेशन को इस तरीके से हम लोग उसकी व्याख्या कर सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एक एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। उनके बीच में की क्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। इनके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद साल्ट, नमक और पानी क्या होता है? बनता है, पैदा होता है और गर्मी निकलती है। ये फॉर्मूला बताया गया है, एसिड प्लस बेस। अगर एसिड बेस को मिलाया जाए तो इससे साल्ट और वाटर, एसिड प्लस बेस
गिव्स साल्ट वाटर इट इज इवॉल्व, यानी कि एसिड बेस जब मिलाया जाता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें से साल्ट और वाटर निकलता है और हीट क्या होती है इवॉल्व, यानी कि उसके अंदर से गर्मी निकलती है। दी फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कि एक बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसका फार्मूला NOH है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl। तो इन दोनों को इनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराया गया तो दैट गिव अस सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसका केमिकल फार्मूला है, और प्लस वाटर पानी यानी कि सोडियम क्लोराइड ये एक साल्ट हो गया, और वाटर जो कि निकलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद H2O, और उसके अंदर से हीट इवॉल्व होती है। जब आप उसको छूओगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तुरंत बाद तो आपको वहाँ पे गर्मी महसूस होगी, वो आपको जलता हुआ महसूस होगा। भुजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, भुजो ने चूने के पानी में कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया। विद द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, या अब उसके बाद का रिएक्शन के बाद का जो मिक्सचर बन के तैयार होगा वो गर्म होगा कि ठंडा होगा। तो आप लोग को पता ही होगा कि जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो साल्ट और वाटर के साथ हीट भी इवॉल्व होती है। तो इसका मतलब साफ है कि रिएक्शन मिक्सचर क्या होगा, गर्म होगा, हॉट होगा। 4.4 न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में न्यूट्रलाइजेशन के कुछ उदाहरण। इंडाइजेशन, ये क्या होता है, ये पाचन के। और स्टमक कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है जो पेट के अंदर घुसे खाने के साथ, भोजन के साथ घुसे कुछ बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की सहायता करता है, मदद करता है, और ये खाने को भी पचाने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, मतलब ये खाने को पचाने में हमारी सहायता करता है। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, जैसा कि तुमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमच काजेज इंडाइजेशन, पर अगर यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो ये वो इंडाइजेशन हमारे पेट के अंदर अपच हो जाती है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, कभी कभी ये काफ़ी दर्दनाक हो जाता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेकन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विट कंटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अपच से बचने के लिए हम लोग किसी एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैग्नीशिया का दूध हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये एक बेस होता है। तो ये क्या करता है, पेट के अंदर जाके उस एसिड के प्रभाव को कम कर देता है, यानी कि हमारे पेट के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, वही ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है हमारे पेट के अंदर तो उसका प्रभाव हमारे पेट के ऊपर साफ तौर से देखने को मिलता है, जिससे अपच होती है। पर यही बेस अगर हम लोग ले लेते हैं तो वो उसके प्रभाव को कम कर देता है। एंट बाइट, दूसरा उदाहरण है चींटी काटने का। व्हेन एन एंट बाइट, जब चींटी काटती है, इट इंजर्स द एसिडिक लिक्विड फार्मिक एसिड इनटू द स्किन, ये हमारे त्वचा के अंदर एसिडिक लिक्विड फार्मिक एसिड को छोड़ देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, इसके प्रभाव को क्या, नम बेकिंग सोडा हमारे शरीर की त्वचा के ऊपर रगड़ के या किसी कैलामाइन सॉल्यूशन जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, इसको अपने त्वचा के ऊपर रगड़ के इसके प्रभाव को ख़त्म किया जा सकता है। ये बेस होते हैं और ये एसिड के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं जो फार्मिक एसिड एंट हमारे त्वचा के अंदर छोड़ देती है। चलिए तीसरा उदाहरण सॉइल ट्रीटमेंट, यानी कि मिट्टी का, यानी कि मिट्टी के अंदर अगर एसिड हो गया होता है या बेस हो गया होता है तो उसके अंदर कैसे हमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलता है, ये चलिए देखते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक, अगर ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़मीन पे इस्तेमाल किया जाए तो यह मृदा को, मिट्टी को
एसिडिक बना देता है, उसका नेचर को एसिडिक कर देता है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज इधर टू एसिडिक और टू बेसिक। उसके ऊपर लगाए गए पौधे या फसल अगर उस ज़मीन उसकी मिट्टी ज़्यादा एसिडिक और बेसिक होगी तो वे अच्छे तरीके से नहीं उगेंगे। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, इट इज ट्रीटेड विथ बेसेस लाइक क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम। ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो गई तो ये इसका उपचार बेस डाल के, जिसको क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के किया जाता है। इफ द सॉइल इज बेसिक, और जब मिट्टी बेसिक, उसका नेचर बेसिक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो ज़्यादा बेसिक हो गई होती है, क्योंकि एसिडिक और बेसिक, मिट्टी का ज़्यादा एसिडिक और बेसिक होना दोनों ही मिट्टी के लिए और उसके ऊपर लगी फसल के लिए क्या है, हानिकारक हैं। तो हमें अगर एसिडिक हो जाए तो उसको बेसिक सॉल्यूशन डाल के हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं, बेस डाल के। और जब बेसिक हो जाए तो उसका एसिड डाल के उसके अंदर का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। तो इफ द सॉइल इज बेसिक, और जब मृदा बेसिक हो जाती है यानी कि मिट्टी उसका नेचर बेसिक हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट, इसके अंदर जैविक खाद मिलाई जाती है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ये जो जैविक खाद होती है, जैविक चीज़, ये सब मृदा पे पड़ के एसिड को अपने अंदर से निकालती हैं, जो सॉइल के अंदर का, मिट्टी के अंदर के बेसिक नेचर को ख़त्म कर देता है और न्यूट्रलाइज कर देता है। चौथा है फैक्ट्री वास्ट। फैक्ट्री के अंदर से निकले गए कचरे, द वास्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेंस एसिड। फैक्ट्रियों के अंदर से जो भी कूड़ा कचरा बाहर निकाला जाता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एसिड पाया जाता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी, जब उनको किसी जल वाले बड़े यानी कि नदियों उदियों में इनको बहने दिया जाता है। द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ये उसके अंदर पाई जाने वाली मछलियों और भी कई जीवों को ख़त्म कर देता है, उनका नाश कर देता है। द फैक्ट्री वास्ट्स आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज। इसीलिए फैक्ट्री वास्ट का किसी नदी में छोड़ने से पहले, किसी जल वाले जगहों पर छोड़ने से पहले उसके अंदर बेसिक चीज़ों को मिला देना आवश्यक हो जाता है कि वे उसके अंदर पड़े एसिड को क्या कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें, तो उनका प्रभाव न पड़े। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके अंदर हमने चैप्टर 4 को कवर कर दिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।